सभी को नमस्कार, जय श्री राम, आदाब, सलाम और स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम खुशबू मैडम, प्रतापगढ़ जिले की पहली महिला आरएएस अधिकारी ये हैं आप जिनको देख रहे हैं वो खुशबू डामोर। वर्तमान में आप प्राचार्य के पद पर पोस्टेड हैं और अभी उनका 2021 वाले आरएएस में भी 2023 में जो रिजल्ट आया उसमें इनका सिलेक्शन हुआ है। तो आज इनसे जानते हैं कि एक महिला होने के नाते कितना संघर्ष किया और एक पहली महिला का रिकॉर्ड इनके नाम पे होगा और इनसे कई सारी लड़कियां भी इसके कई सारे जो पढ़ पढ़ रही हैं, जो शादी के बाद परिवार में रहकर कुछ करना चाहती हैं, वो कहीं न कहीं नहीं कर पाती। तो इनसे मुझे लगता है कि इनसे बातचीत करेंगे, इनसे इंस्पायर होकर के वो ज़रूर कुछ करने की मन में ठानेंगी। तो आज इनसे इनके पारिवारिक बैकग्राउंड और जो तैयारी बहुत सारी बातें सिलेक्शन से लेकर के इंटरव्यू तक की इनसे करेंगे और आप सबके लिए एक अच्छा मैसेज हम लोग इस हमारे चैनल के माध्यम से पहुंचाने की कोशिश करें। तो मैडम नमस्कार। नमस्कार। मैडम सबसे पहले तो आप आपका पारिवारिक बैकग्राउंड क्या, आप किस परिवार में पले बड़े, परिवार की पृष्ठभूमि क्या है? मेरा नाम खुशबू मीना। जी। मैं गांव साजी पठार से बिलोंग करती हूँ, जी। जो अचलपुर पंचायत में आता है जी। और जो प्रतापगढ़ जिले में ही हाँ, हाँ। है। और मेरा जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है, मेरे पिताजी टीचर हैं जी। और मेरी मम्मी हाउसवाइफ है। जी। और मेरे जो शादी हुई है वो डॉक्टर है अच्छा। और वर्तमान में वो आरएनटी उदयपुर में पोस्टेड है। अच्छा। तो मैम ये पारिवारिक पृष्ठभूमि का आप एक मध्यम परिवार से ही आए हैं। जी। एजुकेशन आपका कैसा रहा? किस स्कूल में, प्राइवेट में या सरकारी में कैसे पढ़े? क्योंकि हमने सुना था कहीं से कि आप 12th में पूरे प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट को आपने टॉप किया था। तो थोड़ा-सा प्राइमरी से लगा करके हायर एजुकेशन तक कैसा क्या रहा? मेरा प्राथमिक जो शिक्षा हुई है वो ग्रामीण क्षेत्र से ही हुई है। राजकीय प्राथमिक विद्यालय साची का पठार से हुई है। कुछ समय बाद मेरा जो शिक्षण हुआ वो प्राइवेट स्कूल हुआ। कुछ अव्यवस्था के कारण मेरा वापस जो शिक्षा हुई वो गवर्नमेंट स्कूल से हुई। उसके बाद वापस मेरी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अचलपुर है, वहां से भी मेरी शिक्षा हुई। तो ऑल ओवर बात की जाए तो मेरी शिक्षा सरकारी और निजी दोनों विद्यालयों से हुई है। तो मुझे दोनों विद्यालयों का अनुभव है। और मैंने 11th-12th जो है प्रगति एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल प्रतापगढ़ से किया है। अच्छा। तो उसी दौरान मतलब प्रगति से ही आप पूरा डिस्ट्रिक्ट आपने टॉप किया? हाँ, मैंने 2012 में जो 12th क्लास पास आउट हूँ मैं, उसमें मैंने 2013 में रिजल्ट आया था। उसमें मैं ऑल ओवर एसटी, एससी, जनरल, ओबीसी ऑल ओवर बात की जाए तो उसमें मेरी फर्स्ट रैंक थी। कॉलेज का एजुकेशन? मेरा कॉलेज जयपुर से हुआ है, परिष्कार कॉलेज ऑफ ग्लोबल एक्सीलेंस से हुआ है। क्योंकि मेरा 12th से ही मानस था कि मुझे प्रशासनिक सेवा में जाना है। तो उस दौरान मैंने सोचा कि प्रतापगढ़ में रह के मुझे वो वातावरण नहीं मिल पाएगा जो मैं बनना चाहती हूँ। तो वातावरण के साथ साथ में एक अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए मैं जयपुर जाना उचित समझा और मैंने वहीं से बीए किया। और गवर्नमेंट जॉब में आप शिक्षिका भी बने, तो वो कौन से सेशन में कब हुआ? मेरा 2016-17 में बीएड हुआ और रनिंग में ही मेरा 2017 में रीट लेवल सेकंड में हुआ था। उसमें भी ऑल ओवर एसटी वर्ग संभाग स्तर पर मैंने पहला स्थान प्राप्त किया था सामाजिक विषय से। जी, बहुत-बहुत बधाई हो। थैंक यू। जी। और फिर उसके बाद प्रमोट हो करके आप अभी प्रिंसिपल? नहीं, मैंने वापस 2018 में पढ़ाई करके सेकंड ग्रेड एग्जाम दिया था और उसमें मुझे प्रधानाचार्य, कार्यवाहक प्रधानाचार्य के पद पर अभी मैं हूँ। अच्छा। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय माल्या। मालिया में आप पोस्टेड है कार्यवाहक प्रधानाचार्य के पद पर। जी, जी। और शिक्षा विभाग जो बहुत ही रेप्यूटेड और बहुत ही जिसको कह सकते हैं एक पवित्र पद है, शिक्षक का समाज का दर्पण, शिक्षक पूरे समाज को बनाता है। जी, जी। आप उस पद पे रह करके फिर आपने कैसे सोचा कि ऐसी क्या चीज आपके मन में और कौन किससे इंस्पायर होकर के आपने सोचा कि मुझे प्रशासनिक सेवा में जाना? प्रशासनिक सेवा में जाने का जो मानस था मेरा 12th क्लास से ही था। जब 2012 में मैंने क्लास 12 में फर्स्ट रैंक प्राप्त की, तो मुझे राजस्थान पत्रिका से फोन आया कि मैडम आप क्या बनना चाहते हैं? अच्छा। तो उसमें मैंने पहले ही सोच रखा था कि 12th जैसे 10th पास आउट हुई तभी मैंने सोचा था कि मुझे प्रशासनिक सेवा में जाना है, इसलिए मुझे कला वर्ग लेना है। तो उस दौरान मैंने उनको बताया था कि मुझे एक आईएएस बनना है। अच्छा। और मेरा न्यूज़पेपर में भी आया था उसमें कि खुशबू मीणा आईएएस बनना चाहती है। लेकिन मेरा जो सोचना था मुझे राजस्थान में ही सेवा देनी है। अच्छा। इस वजह से मेरा मानस राजस्थान प्रशासनिक सेवा की ओर बढ़ा। तो किस व्यक्ति से इंस्पायर हुए आप इस दौरान? मतलब आपने तो ठान लिया था, तो ऐसा कोई व्यक्ति जो जिससे आपको प्रेरणा मिली?
अभी तक तो देखो मैंने जहाँ तक देखा है सारे प्रशासनिक अधिकारियों से मुझे प्रेरणा मिली है। कोई मैं स्पेशल किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगी और ऐसा मेरे है भी नहीं क्योंकि मैं हाँ, वो उसी इंसान से मैं इंस्पायर हुई हूँ। क्योंकि आपका सेल्फ मोटिवेशन है। हाँ, पहला मेरा सेल्फ मोटिवेशन है कि मैं कुछ बनना चाहूँगी, वो भी प्रशासन में मैं जाके और अच्छा करूँगी और मुझे एक मानव सेवा बहुत अच्छा लगता है। मुझे जहाँ तक लगता है कि जिस सेवा में मैं जा रही हूँ, वहाँ मैं एक मानव की सेवा कर सकती हूँ और मैं अपना कुछ ज़्यादा अच्छा कर सकती हूँ इसमें जाके। आप मैम एक चीज़ ये बताइए कि जैसे स्कूल में प्रिंसिपल हैं, जी, जी। फिर आप इस घर पे भी आते हैं, घर का क्योंकि फैमिली का काम भी आपको सँभालना होता है। इस बीच इतनी सारी ज़िम्मेदारियों के बीच आपने ये प्रिपरेशन कैसे करी? संघर्ष वैसे काफ़ी लंबा रहा है मेरा, 2013 से ही मैं इसमें लगी हुई थी, लेकिन इसमें बीए के साथ-साथ तैयारी करना थोड़ा मुश्किल था। हाँ, हाँ। जैसे मैं मानती हूँ कि इसमें आप एक आर्थिक दृष्टि से मजबूत हो जाए तो आप बिना मानसिक तनाव के भी काम कर सकते हो इसमें। तो मैंने इसलिए 2016-17 में बीएड करके पहले अपने खुद को आत्मनिर्भर बनाया हाँ। और उसके बाद मेरी शादी हो गई थी 2021 में। नौकरी लगने के बाद में? जी, नौकरी लगने के बाद मेरी शादी हुई अच्छा। और शादी होने के बाद बहुत सारों का मानना ये होता है कि शादी के बाद पढ़ाई नहीं होती है। हाँ। ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप कर सकते हैं, जब आपके मन में ठान लिया है तो आप ज़रूर कर सकते हैं। तो मेरा जो सपोर्ट रहा वो काफ़ी ज़्यादा मेरे हस्बैंड का रहा। अच्छा। उन्होंने आपको बहुत सपोर्ट किया कि आप जो जिस तरह से पढ़ना चाहें पढ़ें? हाँ, ज़रूर उन्होंने ये बताया कि आपको ये करना ही है। हाँ। ऐसा नहीं है कि नहीं अब शादी हो गई है, आगे कुछ और करते हैं और आप पढ़ाई अभी तो टीचर हैं ही आप। हाँ, हाँ। ऐसा नहीं, उनका एक सेल्फ मोटिवेट मुझे मोटिवेट करने का था कि नहीं आपको ये करना ही है हाँ। और मैंने भी ठान रखा था कि मुझे ये सपना सजोए है और इस सपने को मुझे साकार करना है। अच्छा। उसके लिए मैंने शादी होने के बाद मेरा जो मैनेजमेंट का तरीका था, वो ऐसा था कि सर कोरोना काल था। हाँ, कोरोना काल। उस समय हमारी ड्यूटियाँ तो लगती ही थी। हाँ, हाँ, हाँ। ड्यूटियों के दौरान भी मैं जब समय मिलता था सुबह का और शाम का, हाँ, हाँ। तो उसमें पढ़ाई करती थी। इसके अलावा सर मैं बताना चाहूँगी आपको कि जैसे लगता है कि अपन खाना बना रहे हैं, घर का काम कर रहे हैं, तो अपनी पढ़ाई कुछ बाधक बन रही है। हाँ, हाँ, हाँ। तो मैं ऐसा करती थी, खाना बनाते हुए अच्छा, यूट्यूब यूट्यूब चालू कर देती थी। जैसे एथिक्स पढ़नी हाँ, हो, हाँ, हाँ। तो उसमें पुष्पा सारस्वत मैम है, उनका वीडियो चलता था। हाँ, हाँ। तो मैं अपना खाना बनाते हुए उसको सुनती थी। हाँ। उससे भी मुझे काफ़ी सारा मतलब नॉलेज मिला। इसके अलावा मैं एक इंटरेस्टेड बना के उसको पढ़ती थी अच्छा, कि अच्छा। अच्छा कोई बात नहीं, अपन को टाइम नहीं मिल रहा है तो अपन ऐसे मैनेज कर दें। मतलब उस तैयारी को आपने बर्डन नहीं समझा, उसको और रुचि समझ के। रुचि समझकर उसको तैयारी में मैंने तब्दील किया। हाँ। तो ऐसा कुछ आपने फिक्स शेड्यूल बनाया था कि मुझे रोज इतने घंटे पढ़ना ही है या फिर काम करते-करते जितना हो सके उतना पढ़ते थे? नहीं, मेरा सुबह उठते ही डायरी में एक चार्ट बनता था पूरे दिन का अच्छा। कि आपको क्या-क्या पढ़ना है। मैं कभी टाइम फिक्स करके कभी पढ़ाई नहीं की मैंने। हाँ, हाँ। मैंने ये डिसाइड किया कि अच्छा आज पूरे दिन में मुझे क्या करना है। मानो कि जैसे ज्योग्राफी है, हाँ। ज्योग्राफी का एक चैप्टर ले लिया आपने, जैसे आज जलवायु पढ़नी है अपन को। हाँ। तो उसको मैंने किसी भी हाल में चाहे मुझे 2 बजे सोना पड़े या 3 बजे सोना पड़े, हाँ। उसको पूरा करके ही सोती थी और मेरी एक डायरी होती थी, उसका शाम को ही उसका पूरा चार्ट बन जाता था, हाँ, सुबह मुझे क्या-क्या करना है। और मुझे कभी लगता था कि मैं ये नहीं कर पाई तो मैं डिप्रेस्ड नहीं होती थी। अच्छा। मैं उस सोचती दरमियान आप स्कूल में क्लासेस भी प्रॉपर लेते थे? प्रॉपर क्लासें ली, उससे मुझे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ इसमें तैयारी में, हाँ। क्योंकि मैं सामाजिक विषय से संबंध रखती हूँ, तो मेरा जो एनसीईआरटी जो है वो पूरा वहीं से कंप्लीट हो गया था और अच्छा, स्कूल से ही आपने कंप्लीट किया? एनसीईआरटी पूरा स्कूल से ही कंप्लीट किया मैंने। मैम कई सारे जो हमारे चाहने वाले हैं, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, देखने वाले जी, जो जी। आजकल के लड़के-लड़कियां भी हैं, तो वो उनको सपना सबका होता है कि हमको एक प्रशासनिक अधिकारी बनना है, जी, जी। लेकिन उसकी प्रोसेस क्या रहेगी? मतलब सबसे पहले किस तरह से तैयारी करना और उसके एग्जाम का थोड़ा-सा आप वो कैसे क्या होती है एग्जाम? मैं बताना चाहूँगी इसमें प्रशासनिक सेवा में जाने से पहले आपको सबसे पहले तो आपका बेसिक अच्छा होना चाहिए। हाँ। बेसिक के लिए आपको एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। यदि आपका बेसिक अच्छा है तो आप आगे तक कवर कर सकते हैं। जैसे आप 5 मंजिला इमारत बनाना चाहते हैं तो उसके लिए नींव बहुत होना ज़रूरी है, मजबूत। तो मेरा ये मानना है कि यदि आप अच्छी सेवा पाना चाहते हो, लाइक एसडीएम, आरपीएस, अकाउंट सर्विस, तो आपका बेसिक अच्छा होना चाहिए। तो उसमें बेसिक के लिए आप एनसीईआरटी पढ़िएगा। हाँ। और एनसीईआरटी के बाद में फिर जीके का क्या प्रोसेस रहता है? हाँ, जीके का जो आपकी ऑथेंटिक बुक है उसको पढ़िएगा। पहले मेरा यही मानना है एनसीईआरटी और आरबीएससी की जो बुक्स है उसको अच्छे से कंप्लीट करिएगा। उस वो कंप्लीट होने के बाद आप जो ऑथेंटिक बुक है वो पढ़िएगा। या मेरा ये मानना है कि आप एक किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के
नोट्स लीजिएगा हाँ, हाँ। और उसको अच्छे से पढ़िए, बार-बार पढ़िए। मेरा ये मानना है, मोस्टली मैं सभी को सुझाव देना चाहूँगी हाँ, हाँ। कि आप 10 नोट्स को एक बार नहीं पढ़िएगा, आप एक नोट्स को 1000 बार पढ़िएगा। अच्छा। यही आप सफलता की एक कुंजी मैं बताना चाहूँगी। हाँ। तो आपने इसकी कहीं कोचिंग वगैरह नहीं ली आरएस की? एक्चुअली मैंने कोचिंग इसकी नहीं ली है, लेकिन जब मैंने 2018 में मेंस दिया था, उस समय हमारे सिलेबस में कुछ चेंजेस हुआ था। हाँ। जो चेंज हुआ था, उसी की मैंने कोचिंग की थी। अच्छा। जैसे एथिक्स जुड़ा था उसमें, योगा जुड़ा था, स्पोर्ट्स जुड़ा था, हाँ। जो सब्जेक्ट जुड़े थे नए, उसी का मैंने लिया। प्रॉपर इसकी प्रॉपर कोचिंग नहीं ली? नहीं, प्रॉपर कुछ नहीं लिया इसका, मैंने सेल्फ स्टडी खूब ज़्यादा की है इसके लिए। तो प्री में क्या होता है और मेंस में क्या होता है? प्री जो होता है वो ऑल ओवर आपको एक सीमा पार करनी होती है। आप मेंस के लिए एलिजिबल हैं, आप बैठ सकते हैं। एक आपको जो किनारा है वहाँ उस किनारे को पार करना होता है। तो उसमें ऑप्शनल ये क्वेश्चंस आते हैं फिर या फिर कुछ लिखना भी रहता है? नहीं, उस प्री में केवल जीके और इसके अलावा आप साइंस आता है उसमें। इसके अलावा ऐसा कुछ नहीं है और उसमें मैथमेटिक्स आती है जो मेंस में नहीं होती है और रीजनिंग भी आती है उसमें। अच्छा, और फिर मेंस में क्या किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं? मेंस की बात की जाए तो ऑल ओवर प्री से थोड़ा सा हटके हैं। वैसे बात की जाए तो प्री मेंस इंटरव्यू की तैयारी साथ में ही करी जाए तो बेटर रहेगा। क्योंकि जब मैंने 2018 वाला मेंस दिया था उसमें मेरी कमी ये रही कि मैं प्री का अलग पढ़ रही थी और मैं सोच रही थी कि प्री होने के बाद मेंस का पढ़ूंगी। तो ये मेरी सबसे बड़ी भूल थी और इस वजह से मेरी 3 नंबर से मैं रह गई थी 2018। दोनों को साथ में लेकर चलना चाहिए, साथ में पढ़ते जाना। दोनों को साथ में लेके ही चलिए आप, प्री और मेंस। उसमें आप तो मेंस में कुछ राइटिंग वाले भी क्वेश्चन होते हैं? जी, मेंस में सारा राइटिंग का ही होता है। और उसमें आप करना चाहें राइटिंग का तो आप पहले से भी कर सकते हैं। और यदि आपका मेंस अच्छा है तो आपकी स्कोर अच्छा है, आपकी रैंक अच्छी है, तो ऑल ओवर खेल ही मेंस का है आरएस का तो। और इंटरव्यू तो है ही है, देखो अब उसमें तो करनी है तैयारी। लेकिन उसमें जैसे मुझसे किसी ने पूछा था कि आप जाएं तो मैम से पूछना कि जैसे उसमें कुछ टाइम लिमिट या वर्ड लिमिट ऐसा कुछ रहता है मेंस में? मेंस जो होता है उसमें एक वर्ड लिमिट भी होता है और टाइम लिमिट भी होता है। टाइम लिमिट तो देखो 3 घंटे का पेपर है, आपको करना ही है, ठीक है। आपकी स्पीड अच्छी है तो आप अच्छा लिख पाएंगे। और वर्ड लिमिट ये है कि जैसे 15 वर्ड्स का है, 50 वर्ड्स का है और इसके अलावा 200 वर्ड्स का है। इसमें 3 लेवल होते हैं। उसमें भी आप यदि कॉलम से बाहर लिख रहे हैं तो वो आपका चेकअप नहीं होगा। तो बेटर ये है कि आप समय बर्बाद ना करिए, जितना कॉलम दे रखा है, जितनी जगह दे रखी है उसको करिएगा आप। अच्छा, तो फिर उसके बाद में आप इंटरव्यू कॉल के लिए भी गई, तो उस समय जैसे आपका प्री हो गया, मेंस हो गया, इंटरव्यू कॉल आया तब कैसा लगा और क्या तैयारी करी आपने? जब इंटरव्यू कॉल आया तब मैं यहीं पे थी प्रतापगढ़ ही और मेरे हस्बैंड लक से उस दिन वो यहीं थे। और जब हमारा 28 अगस्त को रिजल्ट आता है, उस दिन महिला समानता दिवस होता है और उसी दिन मेरा रिजल्ट आता है। तो मुझे पता तो होता है कि रिजल्ट आने वाला है आज, लेकिन जब जैसे रिजल्ट आया और जैसे मेरे रोल नंबर मिलते हैं तो मुझे खुशी नहीं समाई गई। जो बोलते हैं ना एक जो जिसका मुझे इंतजार था और वो इंतजार मेरा पूर्ण हो गया, तो बहुत ज्यादा खुशी थी जब इंटरव्यू कॉलिंग हुई तब। तो परिवार में सबसे ज्यादा और आपके अलावा और कौन खुश हुआ? सबसे ज्यादा मेरे पापा खुश हुए क्योंकि उनकी इच्छा थी मेरी बेटी प्रशासनिक अधिकारी बने। क्योंकि सबसे ज्यादा नजदीक यदि पारिवारिक में मेरे साथ है मेरे पापा है। क्योंकि उनको उनका सोच ये था कि ये कर सकती है, क्योंकि मेरी हर बेटी का पापा के प्रति बहुत सॉफ्ट कॉर्नर रहता है और वास्तव में पापा बेटियों के लिए बहुत डेडिकेट भी रहते हैं। जरूर। तो एक चीज ये जैसे आप इंटरव्यू का कॉल आया फिर खुश भी हो गई, फिर उसके बाद थोड़ा सा मन में ये होगा अब तैयारी फिर वापस करना, तो फिर कैसे क्या मैनेज किया? देखो अब जैसे मेंस होता है, इंटरव्यू कॉलिंग हो गई है तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो मैंने सबसे पहले फोन मेरे पापा को ही किया कि पापा मेरा मेंस क्लियर हो गया। तो पापा की जो खुशी थी मतलब फोन पे ही इतने खुश थे कि चलो इसका मेंस क्लियर हो गया। फिर इंटरव्यू की बारी आती है तो फिर मैंने उसी दिन मैंने हस्बैंड को बोला मुझे तो जयपुर जाना है चाहे कुछ भी हो। क्योंकि जब उनको 2 दिन की छुट्टियां मिली थी तो उसमें भी मैं 2 दिन उनके साथ नहीं रह सकी। मैंने ये सोचा कि नहीं मुझे तो जयपुर जाके तैयारी करनी इंटरव्यू की, कुछ भी हो जाए। मैंने उसी दिन बस बुक की और मैं जयपुर चली गई दूसरे दिन। तो फिर तैयारी करी आपने और उन्होंने बहुत सपोर्ट किया डॉक्टर साहब ने? जरूर, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मुझे और मुझे उसी दिन बस बुक करवा के उन्होंने भेज भी दिया। एक सवाल ये था मैडम कि जैसे इंटरव्यू में जाते हैं तो कुछ जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं वो मतलब सडनली उनके पैनल बोर्ड बैठता है उनका ही होता है या फिर ऐसे कुछ पहले से शेड्यूल बना के दे देते हैं आपको, कुछ उस टाइप का कुछ पूछा जाएगा ऐसा कुछ? देखो ऑल ओवर यदि इंटरव्यू की बात की जाए, मेन इंटरव्यू की आरपीएससी का, उसमें ऐसा कुछ पैनल वैनल कुछ भी फिक्स नहीं होता है, अपन को कुछ पता ही नहीं होता है। उनकी इच्छा पर वो पूछ सकते हैं।
उनकी इच्छा के अकॉर्डिंग पूछा जाए, जो मेरे से जो पूछा गया था, पूरा ही इंटरव्यू मेरा स्कूलिंग पे चला था। क्योंकि मैं कार्यवाहक प्रधानाचार्य हूँ, पहले से मैं एक प्रशासनिक अधिकारी की पोस्ट को संभाले हुई हूँ। तो जैसे इंटरव्यू में देखा जाए तो वो ये सोचते हैं कि अच्छा पहले से प्रशासनिक अधिकारी है, तो सबसे पहले आपके सामने समस्या खड़ी करेंगे वो। समस्या पूछेंगे, उसके बाद आपसे समाधान पूछेंगे, अच्छा इसका समाधान कैसे किया आपने? और इंटरव्यू में पूरी बात ये ध्यान रखा जाए कि वहाँ पर आप झूठ नहीं बोल सकते हैं। यदि आपके सामने बच्चा झूठ बोलता है, आप पकड़ सकते हैं। आप भी इंटरव्यू में बच्चा ही हो उनके लिए। तो इसलिए आप वहाँ झूठ नहीं बोलिए, जो आपको लगता है कि हाँ ये सही है और रियल में जो हुआ है आपके साथ, यदि गलत भी हुआ कोई दिक्कत नहीं है, आप उनके सामने सच बताइएगा। तो इससे आपका स्कोर बढ़ेगा, आपकी इसमें विश्वसनीयता बढ़ेगी उनमें कि हाँ चलो सच बता रहा है। क्योंकि प्रशासन में जा रहे हैं आप, एक सबसे बड़ी जो एक तत्व होना चाहिए, वो सत्यनिष्ठता होना चाहिए। और सत्यनिष्ठता यदि आप में है तो आप अच्छे प्रशासनिक बन सकते हैं। तो बहुत बहुत बधाई मैडम, बहुत अच्छी जानकारी दी। कई सारों के जो मन में क्वेरीज थी, कुछ संदेह था, वो भी क्लियर हो गया। अब ये बताओ मैम, जैसा आपने कहा कि शादी के बाद मैंने पूरी तैयारी आपने स्टार्ट करी और आपके जो हस्बैंड है डॉक्टर साहब, जी। उन्होंने काफी सपोर्ट किया। कई महिलाएं कहती है कि शादी हो गई, अब शादी होने के बाद में नहीं हो पाता, कईयों का ऐसा बहाना भी होता है और किसी के साथ परिस्थितियां भी होती है। तो आप शादी के बाद तैयारी होने के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, होती या नहीं होती? जो कहते हैं उनके लिए क्या कहना चाहोगे? मेरा तो ये मानना है कि यदि आपने ठान लिया तो शादी हो कुछ भी हो, आप कर सकते हैं। और मेरा तो शादी के बाद ज्यादा और अच्छी पढ़ाई हुई, मेरा ये मानना है कि शादी से पहले थोड़ी टेंशन होती है कि अच्छा शादी भी करनी है, और इसके अलावा अपने परिवार का एक आप परिवार वालों का भी दबाव रहता है कि शादी करनी है। यदि शादी हो जाती है तो आपका पार्टनर यदि सपोर्टिव है तो आप कर सकते हैं। और इसके अलावा करने के अलावा आप में खुद में भी डेडिकेट होना चाहिए कि हाँ कितना डेडिकेशन आप में है उसके प्रति, आपके जुनून कितना है अपने सपने को लेकर। तो मेरा ये मानना है कि शादी आपकी पढ़ाई में कई बाधक नहीं बनेगी यदि आपका लाइफ पार्टनर सपोर्टिव है तो। अपन आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में है और यहाँ शादी के बाद में कई सारी ऐसी अंधविश्वास भी और कुछ ऐसी परंपराएं हैं। तो ससुराल पक्ष से भी आपके ऊपर ऐसा कुछ कोई बातचीत करने वाला रहा कि शादी हो गई है तो पढ़ाई लिखाई और फिर ना घर में आते जाते कुछ रीत नोत वगैरह बहुत सारे चलते हैं, तो कुछ ससुराल पक्ष से भी ऐसी कुछ बातचीत आपने सुनी? देखो बातें करने में तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अच्छा ये परिवार में नहीं आती है, शादी में नहीं आती है, जो कि मैं एडजस्ट करने की कोशिश करती थी कि जब भी मुझे मौका मिलता था तो मैं वहां जाने की कोशिश करती थी। यदि मुझे लगता था कि मेरी पढ़ाई बाधक बन रही है तो मेरी प्राथमिकता रहती थी कि मैं पढ़ाई करूं पहले, उसके बाद जो बाहरी रीति रिवाज है उसको निभाया जाए। और बात की जाए कि मेरे ससुराल पक्ष की, तो वो भी मेरे बहुत सपोर्टिव है और मेरे ससुर जी भी बहुत ज्यादा सपोर्टिव है। वो कहते हैं कि क्योंकि उनके परिवार में जितने 5 बच्चे हैं उनके, पांचों जॉब में है, तो उनका ये मानना है कि मेरी बहू कुछ अच्छा करे। अच्छा, तो उनका भी सपोर्ट ससुराल पक्ष का भी बहुत अच्छा रहा। दूसरा ये मैम कि जैसे आप अभी प्रिंसिपल साहिबा थी, बहुत आपने अच्छी सेवाएं भी दी। आप इसमें आरएस अधिकारी बनती, कोई से भी स्ट्रीम आपको मिला, कोई सा विभाग, तो आप इस जिले के लिए अपने या जो भी जिला आप जिस क्षेत्र में भी आप जाएंगे, तो क्या आप क्या करेंगे? आपका क्या मेन मोटो क्या रहेगा? क्या अपन किस तरह का अलग काम करेंगे? मेरा मोटो सबसे ज्यादा शिक्षा पर रहेगा, क्योंकि मेरा संबंध भी शिक्षा से है। मैं एक बात कहना चाहूंगी, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। इसलिए शिक्षा हमारे जीवन का आधार है, तो शिक्षा अपना हथियार भी है। मुझे थोड़ा सा ये चीज समझाएं कि एक जो नॉर्मल एजुकेशन चल रही है उसमें क्या फर्क और क्वालिटी एजुकेशन किसे अपन कहेंगे? अभी जो शिक्षा चल रही है वो क्वालिटी के साथ साथ मेरा ये मानना है कि इसमें यदि टेक्नोलॉजी जो है उससे करवाया जाए तो बेहतर रहेगा। मेरा ही उदाहरण दूंगी मेरे स्कूल का। जब मेरा स्कूल प्रमोट हुआ तो 10th क्लास में पढ़ाने के लिए शिक्षक अवेलेबल नहीं था, तो हम लोगों ने टीवी का उपयोग करके 10th क्लास के बच्चों को पढ़ाया। इससे मेरा 100% रिजल्ट रहा। तो मेरा ये मानना है कि क्वालिटी एजुकेशन देनी है बच्चों को, तो इसमें आप टेक्नोलॉजी जोड़िएगा, तो इससे आपको ज्यादा फायदा होगा और बच्चों को समझ भी विकसित होगी। स्पेशल आप बहुत मतलब प्रेरणा स्रोत हैं लड़कियों की, पूरे प्रतापगढ़ जिले की भी जी। और आसपास के सभी क्षेत्रों में। आपको देख करके कई लड़कियों ने ठाना भी हम भी खुशबू मैडम जैसे बड़े अधिकारी बनेंगे। तो आप लड़कियों के लिए क्या कहना चाहिए? कई सारी लड़कियां ऐसे आधुनिक ये संस्कृति इसमें पढ़ते पढ़ते अच्छी पढ़ने वाली भी होती, कोई परिवार का सपोर्ट नहीं, कहीं शादियां भी करवाते, कहीं कहीं डाइवर्ट हो जाती। तो उनके लिए आप बालिका शिक्षा के लिए क्या बोलना चाहेंगे? बालिका शिक्षा के लिए मैं कहना चाहूंगी कि मैं भी एक जनजाति क्षेत्र से हूँ, मैं भी मध्यम वर्ग से ही हूँ।
तो शादी तो देखो टाइम के अकॉर्डिंग होनी ही है और करनी ही पड़ेगी आपको। तो मैं ये कहना चाहूंगी चाहे कितना ही बड़ा संघर्ष क्यों नहीं आए, यदि आपने सपने को पाला है तो उसके लिए जुनून होना चाहिए, और जुनून होगा तो आप जरूर अपनी सफलता को प्राप्त करोगे, चाहे कितनी विपरीत परिस्थितियां आ जाए लड़कियों के सामने। और मेरा ये मानना है कि लड़कियों के सामने समस्या आएगी ही आएगी, उसका सामना करते हुए आपने यदि अपनी सफलता को पाया है या अपने संघर्ष को जारी रखा है तो एक दिन आप मुकाम को जरूर पाओगी। तो उनको कब से इसकी तैयारी में जुट जाना चाहिए, कौन सी क्लास से उनको जुट जाना चाहिए? हाँ, मेरा मानना है कि आपका जैसे स्नातक होता है, बीए कंप्लीट होता है, बीएससी कंप्लीट होता है, तो आप में समझ आ जाती है कंपटीशन के प्रति, तो तब से आपको तैयारी करना स्टार्ट कर देनी चाहिए। और यहाँ की लड़कियों के लिए मेरा स्पेशल कहना है कि जो हमारी सरकारी योजनाएं चल रही है उसका फायदा उठाकर भी आप अच्छा कर सकते हैं। जैसे अनुप्रति योजना है, उसके द्वारा आपको निःशुल्क प्रतियोगिता जो है उसका तैयारी करवाई जाती है, उसका फायदा भरपूर उठाइएगा। मेरा ये संदेश है। और आखिर में सभी गर्ल्स और जो बॉयज पढ़ रहे हैं उन सबको, अब मोबाइल का जमाना है, बहुत सारे मोबाइलों में आजकल ये उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, तो स्पेशल मोबाइल के लिए और दूसरा जैसे डीजे विजे बहुत सारी ऐसी कुछ संगतियां जिससे शिक्षा पर स्पेशली प्रभाव पड़ता है, तो इन सब चीजों के लिए आपका क्या कहना? बात की जाए सोशल मीडिया की, सोशल मीडिया पढ़ने वालों के लिए हानिकारक है। जब मैं तैयारी कर रही थी तब मैंने 6 महीने व्हाट्सएप बंद रखा, सोशल मीडिया से दूर रही मैं। और इसके अलावा यदि आप सोशल मीडिया का उपयोग कर रहे हैं तो आपका जो डेडिकेशन है पढ़ाई के प्रति वो आप में भटकाव की स्थिति पैदा करेगा। तो मेरा ये संदेश रहेगा यहाँ के युवाओं के लिए कि जब आप तैयारी कर रहे हैं तो आप मोबाइल से दूर रहिएगा। यदि आप सख्त जरूरत मानते हैं मोबाइल होना ही चाहिए, तो आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं तो आप सोशल मीडिया को दूर रहने के लिए एफबी, इंस्टा, इसके अलावा आप जो भी चलाते हैं व्हाट्सएप, तो इससे दूर रहना है मेरा संदेश है। और यदि आपको लगता है कि मैं इसके बिना नहीं रह सकता हूँ तो आप अपना टाइम मैनेज कीजिएगा कि मैं अच्छा शाम को 1 घंटा देखूंगा, तो मेरा ये संदेश रहेगा। ये शादी ब्याह में थोड़ा सा ये आधुनिक संस्कृति को पालते हैं बच्चे, पढ़ाई छोड़ करके जाते हैं कि नहीं जाना ही पड़ेगा डीजे, इसके बारे में? देखो ये तो मेरा कहना ये है कि हमारी आदिवासी संस्कृति जो है इसमें भटकाव की स्थिति जो है वो एक समाज से ही जा रही है। तो हम ये चाहेंगे कि हम जो शिक्षित वर्ग है उन लोगों को इनको समझाने की कोशिश करनी चाहिए, और जो पढ़ रहा है उनको इससे बचना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और ये थे खुशबू डामोर, वर्तमान आप कार्यवाहक प्राचार्य हैं और आरएस प्रतापगढ़ जिले की पहली महिला आरएस बनने का खिताब इन्होंने जीता है। और पहले जैसा इन्होंने बताया कि पूरे प्रतापगढ़ जिले SC ST जनरल में सभी में सबसे टॉप मेरिट में रही है, और दूसरी बार भी इनका रीट का जो सेकंड लेवल उसमें भी ये सभी में टॉप करा इन्होंने। और वैसे हम अभी इनके लिए दुआ करते हैं इनको बहुत अच्छा विभाग मिले, बहुत अच्छी पोस्ट मिले, और हमारे प्रतापगढ़ जिले का नाम तो वैसे आपने रोशन कर ही रखा है, और आपके इस ज्ञान से हमारे इस क्षेत्र को आप बहुत ही आगे ले जाएं, ये हमारे लिए, हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत वेल विश से बहुत दुआएं हैं करते हैं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।